हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेदांकुल। आज के इस वीडियो सीरीज के साथ हम एक लॉ कैप्सूल सीरीज की स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे होंगे ये हम आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही साथ इसमें हम जो क्या करने वाले हैं उन सारे फैक्ट और डिटेल्स को भी डिस्कस करेंगे। कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्या चीज़ें होंगी, इन सब के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो अभी एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं 2024 में, वो एग्जाम जून के थर्ड वीक में शेड्यूल्ड है। अब उसके लिए हमने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था, या कह लीजिए कि एक हमने आपसे प्रॉमिस किया था। रिक्वेस्ट नहीं कह सकते, प्रॉमिस कहना ज्यादा अच्छा होगा कि हम आपके साथ एक लीगल एप्टीट्यूड की एक सीरीज लेके आ रहे होंगे। तो हमने क्या किया है कि इस सीरीज का नाम रखा है लॉ कैप्सूल सीरीज, और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लीगल एप्टीट्यूड के लिए और प्लस कुछ जीके जीएस वाले सेक्शन को भी कवर कर रहे होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलबी के लिए ही आपका ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस आप लॉ कैप्सूल सीरीज को देखेंगे तो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी के लिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एलएलबी के लिए जो कि इसके भी अभी एग्जाम होने वाले, डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए, और भी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता है या फिर जीके जीएस कुछ सेक्शंस आते हैं, उन सब के लिए ये जो लॉ सीरीज होगी वो बिल्कुल रेलेवेंट होगी। अब यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं ये आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप बहुत परेशान रहते हैं कि ये हिंदी में होगा या सिर्फ इंग्लिश में होगा, तो ये सीरीज हमने बाइलिंगुअल रखा है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप इंग्लिश मीडियम से हो आप हिंदी मीडियम से हो, आपको समझ में चीजें आएंगी। और हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। जो फ्री पीडीएफ है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो वो फ्री पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा, वीडियो आप देख चुके होंगे, उसके कुछ समय बाद ही जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मिल चुका होगा। अब देखिए हमें करना क्या होगा। हम इस सीरीज में हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल्ड वे में जो है वो फैक्ट्स देखेंगे उन ऑप्शन से रिलेटेड, और पूरा एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो दोनों काम इस वीडियो में आपका होने वाला है। क्वेश्चंस हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ही रखा है। आपको लग सकता है स्टार्टिंग में कि आप बहुत इजी क्वेश्चंस करा रहे हैं, बट बिलीव मी ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जो है वो आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इस बात का आपको बेहद ही ख्याल रखना होगा। और उसके बाद से हम अगर बात करें कि कैसे कुल क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो जो भी क्वेश्चंस हम कराएंगे वो बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे। कोई भी अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन जो हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगता उसको हम डिस्कस नहीं करने वाले इस सीरीज में। तो ये थी पूरी ब्रीफ कि आखिर इस सीरीज में हम करने क्या वाले हैं, हमने आपको बता दिया है। आज के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, फिर प्रत्येक दिन हम एक एक वीडियो अपलोड कर रहे होंगे। तो अभी एग्जाम में ऑलमोस्ट आपके 1 मंथ है, तब तक 20 से 25 वीडियो आपके हाथों में होंगी। वहां पे आप लगभग हम 200 से 250 क्वेश्चन कवर कर चुके होंगे और उसके थ्रू हम लगभग 1000 से 1500 एमसीक्यूज कवर कर लेंगे। अभी हम जैसे डिस्कस करेंगे आपको चीजें समझ में आएगी कि हम हर एक ऑप्शन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा कोट बोल के स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल खुश हो जाइए, एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए, तब भी आपको बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। संघर्ष है, संग्राम है, हर पथ विजय गुमनाम है वीरता सामर्थ्य है, किंचित न जीवन व्यर्थ है। तो इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन होगा कुछ इस प्रकार, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, आपको आंसर पता होगा कि कौन थे? जस्टिस हीरालाल जेकानिया। जस्टिस हीरालाल जेकानिया जो थे वो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अब देखिए इसी क्वेश्चन के थ्रू हम बहुत सारी चीजें कवर कर लेंगे। जो आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ये हमारे वर्तमान में क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इसके साथ ही साथ एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4, ये जस्टिस संजीव खन्ना जी के बारे में लिखा हुआ है या फिर उनका नाम लिखा है। ये हमारे आने वाले टाइम में अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। हमने पहले चीफ जस्टिस को देख लिया, वर्तमान के चीफ जस्टिस को देख लिया, और आने वाले टाइम में कौन चीफ जस्टिस बनने वाले उनका नाम भी देख लिया। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे कि जो चीफ जस्टिस वर्तमान में है हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी, ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है। ये आपको हमको कमेंट में बताना होगा। आप हमें जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं सबके कमेंट बॉक्स में चेक करता हूं और सबके आंसर्स भी चेक करूंगा। जिनके आंसर सही होंगे उनको मैं लाइक भी रिएक्ट करूंगा। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो है ये कौन से नंबर की चीफ जस्टिस है, ये आप हमें बताएंगे।
जस्टिस हिदायतुल्लाह के बारे में भी आपको कुछ स्पेशल फैक्ट्स हमें बताना होगा। मैं बहुत कुछ इनके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आप भी हमारे साथ एफर्ट्स लगाइए, और एफर्ट्स लगाएंगे तो हम लोग साथ मिलकर के सीखेंगे। तो कुछ मैं आपको बताऊंगा और कुछ मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं, जिससे क्या होगा, जब आप टाइप करेंगे, जब आप लिखेंगे, जब उनके बारे में सोचेंगे, तब जो होगा ये आपके माइंड में बना रहेगा। बहुत सारे फैक्ट हैं जस्टिस हिदायतुल्लाह के बारे में, बिल्कुल ध्यान से एक गूगल करेंगे, किसी बुक को उठाएंगे, बहुत आराम से आपको चीजें दिखेंगी। तो हम ये नहीं कि सारे फैक्ट्स बताएंगे, ये मोनोलॉग नहीं करेंगे, आपको भी साथ में मेरे कुछ न कुछ सीखते रहना होगा। अच्छा, एक बात और, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम जो एक फैक्ट है या मतलब पूरा डिटेल्ड फैक्ट जो होगा वो हम किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है, एस्टेब्लिशमेंट होती है, वो 28 जनवरी 1950 को होती है। उसके बाद से कुल वर्तमान में कितने जजेस हैं, 33 प्लस 1 34 हैं, या 30 है या 35 है, कितने टोटल जजेस हैं, इन सब के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ब्रीफली अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम, आगे चल के और कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स आ रहे होंगे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? अब देखिए, जो भारत का पहला लॉ कमीशन था या विधि आयोग था, उसके प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे वो आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। अब आप ये कह रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? देखिए, लॉर्ड मैकाले जो हम बातें कर रहे हैं, ये हम 1833 की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? 1833 की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं। जो 1833 में प्रथम विधि आयोग बना था, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। अब एक बात और याद रखिए, यही जो लॉ कमीशन था, इसने ही क्या किया था? आईपीसी को ड्राफ्ट किया था और बनाया था इंडियन पिनल कोड को। इंडियन पिनल कोड कब बन के तैयार हुआ था? 1860 में। 1860 में जो है वो इंडियन पिनल कोड बन के बिल्कुल तैयार हो गया। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए, हमने बात कर लिया कि इंडिपेंडेंस से पहले जो था फर्स्ट लॉ कमीशन, उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। ये बना कब था? 1833 में। लेकिन वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जो है वो एट प्रेजेंट टाइम जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी हैं, वर्तमान में हमारे लॉ कमीशन के अध्यक्ष। अब ये वर्तमान में इंडिपेंडेंस के बाद का कौन सा लॉ कमीशन है, कौन से नंबर का लॉ कमीशन है? विधि आयोग है। तो ये 22वें नंबर का हमारा लॉ कमीशन है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और, हमने ऑप्शन कुछ इस प्रकार सेट किया है कि आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी इसी वीडियो में। देखिए, एमसी सेटलवार्ड जो है ये कौन थे? तो एमसी सेटलवार्ड जी जो थे, ये हमारे भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे, ये भी याद रखिएगा। अटॉर्नी जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक बात और याद रखिए, जिसको हम महान्यायवादी कहते हैं अटॉर्नी जनरल को हिंदी में। एमसी सेटलवार्ड जी थे वो भारत के इंडिपेंडेंट के बाद जो पहला लॉ कमीशन बना था 1955 में। कब बना था? 1955 में। आप जो फैक्ट्स हैं उनको नोट करते चलिए, रिवाइज करते चलिएगा जरूर, क्योंकि अदरवाइज आप भूल भी सकते हैं। जो भारत का प्रथम विधि आयोग बना था 1955 में, 1955 में, उसके जो अध्यक्ष थे वो एमसी सेटलवार्ड ही थे, ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड? हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार जो है वो निहित है। तो जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में, ये आपको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वो पार्ट 3 में कौन से है? भाग 3 में निहित है, ठीक है, भाग 3 में निहित है। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा, फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, ये एक बात रही। वर्तमान में कुल कितने फंडामेंटल राइट्स है ये आपको याद होगा। तो ये वर्तमान में कुल कितने हैं? 6 हैं। अर्लियर इट वाज 7। जो 7 था वो कब रिमूव किया गया? तो जो 7 था वो राइट टू प्रॉपर्टी था, ये कब रिमूव किया गया था? आपका 1978 में। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो ये अमेंडमेंट था आपका 44th नंबर। कौन सा अमेंडमेंट था? 44th नंबर। और ईयर क्या था इसका? 1978 था। तो ये बात भी आपको याद रखना होगा। तो अब कितने हैं ये याद रखिए, 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे, ठीक है। ये हमारा हो गया पार्ट 3 से रिलेटेड चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए, फंडामेंटल राइट को हम डिटेल वे में डिस्कस कर सकते हैं, उसको भी किसी और वीडियो में कर लेंगे। जैसे कुल 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से, ब्रीफली मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। राइट टू इक्वलिटी आपकी है 14 to 18। उसके बाद आप आते हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में, 19 से लेकर के 22 तक आता है। 23 और 24 में क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। उसके बाद आप 25 से 28 तक आते हैं, वहां पे आपको राइट टू रिलीजन है, उसके बारे में डिटेल्स मिलती हैं। 29-30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। उसके बाद आप आगे जाते हैं तो 32 से लेकर 32 में जो आपको क्या मिलता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिलती है, जिसमें 5 प्रकार की रेमेडीज आपकी दी, मतलब रेमेडी नहीं, 5 प्रकार के रिट्स भी दी गई हैं। 5 रिट्स के आप नाम चाहे तो लिख सकते हैं, मैं आपको कुछ के नाम भी बता देता हूँ। हैवियस कॉर्पस, सर्शियोरी, मैंडमस, प्रोहिबिशन,
एक मैं आपको छोड़ रहा हूँ, वो आप बता दीजिएगा। 5 है, मैं चाहो तो पांचों भी बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, आपको भी कुछ बताना होगा, ठीक है। देखिए अब आते हैं पार्ट 4A में क्या है, भाग 4 क में क्या लिखा हुआ है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मेंशन किया गया है। कहां पे मेंशन किया गया है? पार्ट 4A, या हिंदी में कहें तो भाग 4 क में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मेंशन किया गया है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सेट किया हुआ है। अब आइए पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 में क्या है? तो सिटीजनशिप है, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। कौन से आर्टिकल तक है? भाग 2 जो है वो पार्ट 5 टू पार्ट 11 में आपका, सॉरी पार्ट 2 जो है वो आर्टिकल 5 टू 11 आपका मेंशन करता है। और ये किसके बारे में डिस्कस करता है? तो ये सिटीजनशिप के बारे में डिस्कशन करता है, फिर मेंशन करता है चीजों को। अच्छा, पार्ट 4 में क्या है? देखिए पार्ट 4 में जो होगा आपका वो डीपीएसपी है। पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी है, जिसको हम हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इसमें आपको मेंशन मिलता है, ठीक है। आगे आइए, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? आप देखिए थोड़ा सा ये विवादित प्रश्न भी हो जाता है कई बार, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो कई बार चीजें चेंज होने की वजह से अलग अलग हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम जगह पे जो इसका आंसर दिखेगा, आपको क्या दिखेगा? तो जो मैक्सिमम जगहों पे आपको आंसर दिखने वाला वो आपको दिखेगा कि ये लीगल राइट है, ठीक है। अब लीगल राइट है, इसका मेंशन कहां पे मिलता है? जब आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में जाएंगे तो यू विल फाइंड कि वहां पे आपको 300A में जाएंगे जब आप, तो वहां पे आपको मेंशन क्या मिलेगा? मेंशन आपको मिलेगा कि वहां पे एक जिक्र किया गया है राइट टू प्रॉपर्टी का। ये पहले क्या हुआ करता था? तो पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो अनुच्छेद 300A में जो है वो, या 300 क में जो है वो संपत्ति का अधिकार आपको प्राप्त है, आपको दिखेगा वहां पे। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में बात करें तो राइट टू वोट जो है वो आर्टिकल 326 में हमें दिखता है। अब उसको अभी थोड़ा कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग कहते हैं लीगल राइट है, कुछ कहते हैं कंट्रोवर्शियल, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट मेजरली जो आंसर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही होता है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने आपको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया हुआ है बिल्कुल डिटेल में कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और कितने हैं हमारे पास। तो राइट टू प्रॉपर्टी अभी तक के लिए अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना होगा, लीगल राइट आप चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे? लीगल राइट, ठीक है। ये बिल्कुल लीगल राइट ही आंसर आपका अभी तक के लिए ठीक होगा। आगे चलते हैं। Who was the first चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपको पता भी होगा आंसर, मुझे उम्मीद है आपने पहले पढ़ा होगा कभी। द आंसर विल बी सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन जी जो थे वो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अब देखिए पहली बार जो भारत का चुनाव आयोग है, या फिर ये कह लीजिए कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के चुनाव आयोग की जो स्थापना होती है वो 25 जनवरी 1950 को होती है, 25 ऑफ जनवरी 1950 को। और इसी वजह से हम 25 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं। यही वजह है कि हम, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही हमारे इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी, उसी वजह से हम क्या भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस या नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ये आपको फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। आते हैं राजीव कुमार जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राजीव कुमार जी जो है वर्तमान में क्या है हमारे? तो ये हमारे वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये किस नंबर के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। 24वें हैं, 25वें, 26वें, किस नंबर के हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अर्जुन राम मेघवाल जी के बारे में बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल जी जो है वर्तमान में हमारे लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर हैं, न्याय कानून एवं न्याय के मंत्री हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, या ब्रीफली बोले, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो लॉ मिनिस्टर वर्तमान में भारत के कौन है? कानून मंत्री। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अर्जुन राम मेघवाल जी। केसी नियोगी जी के बारे में बात करें, ये कौन थे? तो ये हमारे भारत के जो फाइनेंस कमीशन होते हैं, भारत का फाइनेंस कमीशन बनता है, भारत का जो पहला फाइनेंस कमीशन बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी थे। अब फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जब आप संविधान जिसको आप कहते हैं पढ़ेंगे जब आप, तो उसके कौन से अनुच्छेद में आपको फाइनेंस कमीशन का जिक्र देखने को मिलेगा? द करेक्ट आंसर विल बी 280 नंबर का जब आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो वहां पे आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में भी डिटेल्स मिलेंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्टोरल बॉन्ड हैज बीन हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन व्हिच केस? किस मामले में चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराया गया? अब देखिए ये लीगल एप्टीट्यूड का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके साथ ही साथ एक बात और भी आपको याद रखना होगा कि अभी रिसेंट का केस है, ये अभी हाल फिलहाल का मामला है, तो करंट अफेयर्स के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में मुख्यतः। बाकी एंट्रेंस एग्जाम में इतना लीगल एप्टीट्यूड का प्रभाव नहीं रहता, लेकिन
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। अगर आप लखनऊ के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इसको देख सकते हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी आप देख सकते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी का एलएलबी की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब भी आप देख सकते हैं, और आप जीके की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर भी ये ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन ज्यादा रहता है वहीं पे ऐसे सवाल पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। करेक्ट आंसर आपके मन में आ गया होगा, हम आपको बता भी देते हैं। जो करेक्ट आंसर होगा, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कहा गया था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, जो चुनावी बॉन्ड है, वो असंवैधानिक है। अब देखिए, ये बात भी आपको याद रखना होगा कि ये तो हमने बता दिया कि कौन से केस में कहा गया, कौन से जजमेंट में कहा गया, ठीक है। अब जो अदर ऑप्शंस लिखे गए इसका क्या है, आप डिटेल्स हमें बताएंगे। हम ही बता देते हैं। देखिए, केशवानंद भारती केस आपको दिख रहा होगा, जिसको हम ब्रीफली केशवानंद भारती केस कह देते हैं। जो इसका एग्जैक्ट साइटेशन है वो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 सुप्रीम कोर्ट है। इस केस में आपका क्या आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आपने ऑलरेडी कभी पढ़ा होगा, ठीक है। क्या आंसर होगा, जब भी पूछा जाएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कौन से केस में आता है तो आंसर विल बी केशवानंद भारती केस। अब देखिए, एक और ऑप्शन दिया हुआ नीचे, ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 कह ले, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या कहा गया था ये भी ध्यान से सुन लीजिए आप। देखिए, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज में कहा गया कि जो नोटा है, नन ऑफ द एबव, आप देखते हैं आप चुनाव का माहौल भी चल रहा है अभी, तो वो जो राइट है नोटा का, नन ऑफ द एबव का राइट जो है वो किस केस में आया था, द आंसर विल बी पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज केस में आया था, ठीक है। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज 2000 जो ये 13 का केस है, इसी केस में जो होता है आपका वो क्या आता है, नोटा का ऑप्शन दिया जाता है या फिर नोटा के बारे में जिक्र किया जाता है। इसी केस के बाद से नोटा का ऑप्शन ऐड कर दिया गया। जब भी हम चुनाव में वोट देने जाते हैं तो आपको नोटा का ऑप्शन अब दिखता है। इसी केस के माध्यम से नोटा का कॉन्सेप्ट या प्रोविजन आया था। तो इस बात को भी आपको याद रखना होगा। ये पूरे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, उससे पहले आप थोड़ा सा चुनाव आयोग के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये करंट में भी मामला चल रहा है, क्योंकि वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं। कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है, 17वीं लोकसभा चुनाव है या 18वीं लोकसभा चुनाव है, ये भी आप थोड़ा सा देख के अच्छे से कवर करके जाइएगा। हम तो अगले वीडियो में किसी में कवर कर ही रहे होंगे। आगे चलते हैं। राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार हमें प्राप्त है, ये एक फंडामेंटल राइट है। ये कौन से केस में कहा गया है, हाल फिलहाल का केस है ये। करेक्ट आंसर विल बी एमके रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। हिंदी वाले लोग जो है वर्सेस जो मैं बोल रहा हूँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बनाम बोलते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, याद रख सकते हैं। एमके रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का केस है ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ, मतलब राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है और हमें कहाँ मिला हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 21 और उसी के साथ आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 को साथ मिला करके आप देखेंगे तो इन दोनों अनुच्छेदों के अंतर्गत जो हमें वो राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज भी प्राप्त है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। ये बात अब याद रखिएगा। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी की बात की जाती है, आर्टिकल 21 में किसकी बात कहती है, तो आपको पता होगा ऑलरेडी, पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की जाती है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अच्छा, ये बात आपको पता चल गया है। अब आई देखिए एक बात और है, आर्टिकल 21 में बहुत सारे राइट्स को इंक्लूड किया था, राइट टू स्लीप, राइट टू मैरी, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। राइट टू फ्री एयर, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें जो होती है वो 21 में आती है। तो आर्टिकल 21 को कई बार हम रिजर्वायर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजर्वायर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, न्यू फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो फंडामेंटल राइट्स जो पहले फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, या फिर वो राइट्स जो पहले फंडामेंटल राइट्स नहीं हुआ करते थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर को यूज करते हुए उसको इंटरप्रेट किया और उसको आज के टाइम में फंडामेंटल राइट बना दिया है आर्टिकल 21 के अंडर में। बात थोड़ा सा समझिएगा, कोई ऐसा अधिकार है जो पहले फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर का यूज करते हुए उसको आर्टिकल 21 में ला दिया है। उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यू फंडामेंटल राइट, मतलब नौ मौलिक अधिकार। इसको हम क्या बोलते हैं, नौ मौलिक अधिकार। बस जानकारी के लिए, आपके लिए थोड़ा सा आप समझ के याद रख सकते हैं इसको भी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिटीजनशिप इज कवर्ड अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में नागरिकता कौन से भाग के अंतर्गत आती है, या यूं बोले तो नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आती है। हमने पहले ही आपको बता दिया था, इसका आंसर क्या होगा, वो पार्ट सेकेंड होगा, भाग 2। अनुच्छेद क्या है इसका, 5 से लेकर के 11 तक, ठीक है। अनुच्छेद क्या है इसका, 5 से लेकर के 11 तक। आर्टिकल 5 तो आर्टिकल 11 जो है आपका भारतीय संविधान में नागरिकता आपको देखने को मिलती है।
अब ये हो गया पार्ट 1 में आपको क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 5 तक आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 5 तक आपको क्या देखने को मिलेगा, पार्ट 1 में आपको देखने को मिलेगा इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज, भारत और इसके राज्य क्षेत्र, ऐसा ही करके आपको मेंशन मिलेगा, इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। या ये किस में मिलेगा आपको, पार्ट 1 में मिलेगा। यहाँ कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 1 to 5, ठीक है। पार्ट 2 में कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11। पार्ट 3 में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कौन कौन से इसमें आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35 आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स भी दिया गया। तो देखिए हमने इस तरीके से क्वेश्चन सेट किया है कि जो पहले आपको फैक्ट हमने बताया उसका रिवीजन भी लास्ट में वीडियो के जाते जाते हो जाएगा और आपको चीजें भी समझ में आएंगी, याद रहेंगी लंबे समय तक। कुल कितने फंडामेंटल राइट्स है, 6 फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 4 में हमने ऑलरेडी आपको बताया कि डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक। तो ऐसे आपका पूरी चीजें कवर हो गई हैं। अब आइए एक और फैक्ट के बारे में बात करते हैं। जो हमने सिटीजनशिप के बारे में अभी बात की है, ये हमने सिटीजनशिप लिया कहाँ से आखिर, तो हमने सिटीजनशिप जो लिया है वो ब्रिटेन से लिया है, याद रखिएगा, ब्रिटेन से लिया है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। कैसी हमारे यहाँ जो सिटीजनशिप है, नागरिकता, वो कैसी है, तो वो सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एकल नागरिकता भी बोलते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना होगा। हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है या एकल नागरिकता है। हमने ये कहाँ से प्रोविजन लिया है, जो नागरिकता का प्रावधान, तो वो कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया है। बी फॉर ब्रिटेन आप याद रख सकते हैं। इस बात को आप कवर कर लेंगे और याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे स्थित है, या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, द करेक्ट आंसर विल बी, आपके मन में आ ही गया होगा अगर आप थोड़ा बहुत भी जीके जानते होंगे। द करेक्ट आंसर विल बी हेग, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, हेग में स्थित है, इसको आप याद रखिएगा। हेग कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, जून 1945 में होती है, जून 1945 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। ये काम करना कब शुरू करता है, तो 1946 से अपना काम शुरू करता है। आप एग्जैक्ट हमें मंथ बताइएगा, कौन से मंथ में स्टार्ट करता है। जून में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1945 में। क्या ये अप्रैल में स्टार्ट होता है 1946 में काम करना, बिगैन वर्किंग, कब ये बिगैन करता है, कब ये काम करना शुरू करता है, क्या वो अप्रैल का महीना था या 1946 था, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे जनवरी था, फरवरी था, मार्च था, अप्रैल था या मई था। थोड़ा सा आपको भी काम करते रहना होगा, अदरवाइज आप बस वीडियो को देखेंगे और सो जाएंगे। तो सोना नहीं, आपको बिल्कुल एक्टिव रहना। पेरिस के बारे में बात करें तो पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है और पेरिस में यूनेस्को का आपने नाम सुना होगा। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस में, ठीक है। न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क में जो है वो, न्यूयॉर्क कहाँ पे पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। न्यूयॉर्क में जो है वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, ये भी याद रखिएगा। यूएनओ की जो स्थापना होती है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। 1945 में 24 अक्टूबर की इसकी स्टेब्लिशमेंट होती है। तो वाशिंगटन डीसी के बारे में बात कर लेते हैं। वाशिंगटन डीसी जो है वो यहाँ पे अब हेडक्वार्टर बहुत सारी चीजों की है, दो चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर। थोड़ा सा पानी पी लेते, गर्मी थोड़ा सा बहुत ज्यादा है। वॉशिंगटन डीसी की हम बात करते हैं। वॉशिंगटन डीसी में जो है वो आपके आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसी के साथ साथ वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे आपका, वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी पड़ता कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी जो अब आपका यूएसए में ही पड़ता है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, क्या है, वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पे किन किन चीजों का हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है, आंसर होगा वर्ल्ड बैंक का और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ये दो इंपॉर्टेंट संस्थाओं का जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में भी है। हमें यूएसए का आप कैपिटल भी बताएंगे, क्या वो वॉशिंगटन डीसी है फिर न्यूयॉर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट फिर भी इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए, भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, भाग 4 क में या फिर पार्ट 4A में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कितने हैं, 11 है, ठीक है, 11 है। अब पहले कितने थे, पहले 10 थे। पहले कितने थे, 10 थे। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन जो होता है वो 2002 में होता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में जो इसको ऐड किया जाता है एक को, और वो फिर कितना हो जाता है, 11 हो जाता है, ठीक है। जो 86 की हम बात कर रहे हैं वो एजुकेशन की बात करता है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये कहा गया कि ये
जो पेरेंट्स है, गार्जियंस है, उनका अधिकार है कि जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष के बीच में उनको स्कूल भेजें और पढ़ाएं। ठीक है, स्कूल भेजने का उनको एक कर्तव्य दिया गया है, मौलिक कर्तव्य है कि आपको स्कूल भेजना चाहिए बच्चों को। अब देखिए 6 भी हमने इंक्लूड किया, 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे या नहीं थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा ये बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे, ठीक है, हमने मान लिया। कब आया, कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया? तो कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया हुआ था। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं, लेकिन मैं एक बात आपको नहीं बताऊंगा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया, कौन से अमेंडमेंट या कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, ये आपको हमें बताना होगा। हमने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बता दिया, भाग 4 क में है, पार्ट 4 ए में है, आर्टिकल 51 ए में आपको दिखेगा, अनुच्छेद 51 क में दिखेगा। कुल 11 है वर्तमान में, पहले थे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज 10, मौलिक कर्तव्य 10 हुआ करते थे, लेकिन अब 11 है। लेकिन अब हमें आप बताएंगे, ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था और ये आज हमारे यहाँ इंक्लूडेड है। हमने आपको आर्टिकल भी बताया, पार्ट भी बताया, लेकिन आप हमें बताएंगे कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया, ये आपका बताना मुझे काम है। ठीक है, मुझे मतलब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के थ्रू। अब आइए आगे बात करते हैं, क्या फंडामेंटल राइट का अगर हम पालन नहीं, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन नहीं करते हैं या फिर मौलिक कर्तव्य का अगर हम पालन नहीं करते हैं, उनको मानते नहीं है, फॉलो नहीं करते, तो क्या हमें कोई सजा हो सकती है, कोई पनिशमेंट हो सकती है? तो आंसर होगा नहीं, ये जस्टिसिएबल नहीं है, इन्फोर्सिएबल नहीं, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि क्या कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन नहीं कर रहा तो क्या उसको कोई पनिशमेंट या सजा होगी, द आंसर विल बी नो। आंसर क्या होगा आपका? कोई सजा उसको नहीं होगी। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपके इनमें से जो स्कोर आ रहे होंगे वो 7-8 क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हम बेसिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और आपका रिवीजन भी कराते चल रहे हैं। आपके कितने इनमें से सही हुए हैं इन क्वेश्चंस में से, आपको वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको तभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। हमारी एक ऑफिशियल आईडी है वेदांकुल_edu करके, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स पाने के लिए। ये मेरी पर्सनल आईडी है आदित्य_वेदांकुल। यहाँ पे आप मुझे कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ ऐसा क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलेंगे किसी और वीडियो में जल्द। आपका नेक्स्ट जो वीडियो होगा इस सीरीज का वो जल्द अपलोड हो जाएगा। प्रत्येक दिन हम प्रयास करेंगे कि एक वीडियो आप तक पहुंचाएं और आप इस वीडियो को देखें, ध्यान से सुने, हमें अपना स्कोर बताएं कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे थे। और एक पेन पेपर ले लीजिए या फिर A4 साइज की सीट ले लीजिए, उसमें आप अपना रिवीजन भी करते रहिए, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लिखते भी रहिए। और जो चीजें मैंने आपको सर्च करने को बोली हैं, खोजने को बोली हैं, हमें बताने को बोली, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको चीजें बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगी और आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों तक भी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इसी के साथ साथ खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद।